हेलो बच्चों, कैसे हो? लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आपके कमेंट से बहुत मैं फील कर रहा हूं कि आप अब विश्वास हो चला है आपको कि अब आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। हमारा जो सिलेबस है वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। मात्र 2 चैप्टर बचे हैं, लेकिन ये दो चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये मानिए कि इन 2 चैप्टर से आपका कम से कम 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 2 चैप्टर को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इतने अच्छे तरीके से आपको कराया जाएगा कि आपका कोई क्वेश्चन उसमें से बिल्कुल भी नहीं छूटने वाला है। तो एग्जाम में आप इन दोनों चैप्टर्स को पूरी तरह से करके आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो हमारा जो आज का चैप्टर होगा वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी। पिछले लेक्चर में हमने जो इससे पहला चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे, उसमें भी हमने काफी न्यूमेरिकल किए थे, लगभग 10 न्यूमेरिकल किए थे। तो उसके भी आपने न्यूमेरिकल कर लिए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे आपको। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी के अंदर भी आपको एक तरह से 2 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, यानी 2 चैप्टर कहें उनको एक तरह से इसी के अंदर, जिसमें पहला होगा पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, और उसके बाद जो मेन है फ्लूइड मैकेनिक्स यानी जिसमें बर्नौली थ्योरम वगैरह होंगी वो पढ़ने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से आप कनेक्ट हो जाएं हमारे साथ, जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि आपकी क्लास बिल्कुल मिस ना हो, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इसको बिल्कुल मिस मत करना आप। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। उसमें सबसे पहले टॉपिक है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव है क्या चीज, इसको थोड़ा क्लैरिटी से समझते हैं, क्योंकि इसमें हम परिभाषा तो याद कर लेते हैं, उसको लिख भी आते हैं, लेकिन इसका मीनिंग कई बार समझ में नहीं आता है कि इसका मीनिंग क्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी मान लेते हैं, कोई लिक्विड है, वाटर मान लेते हैं, ठीक है, पानी को आपने किसी सरफेस के ऊपर डाला, क्या होता है, वो एक फिल्म की तरह से फैल जाता है उसके ऊपर। ठीक है, अब उसके ऊपर आपने कोई ऑयल या ग्रीस इस तरह की कोई भी चीज लगा दी, अब उसके ऊपर पानी डालें तो क्या होता है, वो एक गोलाकार रूप धारण कर लेता है अपना। ठीक है ना, स्फेरिकल टाइप से एक गोल रूप में धारण कर लेता है अपने आप को, वो फैलता नहीं है अब। तो ये हो क्या रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे समझने की बात है कि ऐसी सरफेस पर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल जिसे हम कहते हैं, गुरुत्व बल, वही सिर्फ काम नहीं करता है, यानी उसका जो भार है सिर्फ वही काम नहीं करता है, यहां पर कोई और फोर्स भी है जो काम कर रही है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने पानी डाला किसी ग्रीसी सरफेस पर, ग्रीसी सरफेस में जिसके ऊपर ऑयल वगैरह कुछ लगा हो, ऐसी किसी सरफेस के ऊपर पानी डाला या कोई लिक्विड डाला, तो वो गोलाकार रूप धारण किया उसने। तो वहां पे हमें क्या देखने को मिला है कि एक फोर्स और है जो उसको सिकोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी उसके क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो उसके क्षेत्रफल को कम करने की प्रवृत्ति है, इसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्लियर हुआ एकदम, क्या है ये पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव एक तरह की प्रवृत्ति है जो उसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करती रहती है, उसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। अब इसके एक्चुअल में जो परिभाषा हमें लिखने की है उसको भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि लिखना भी होता है, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा। मान लेते हैं कि कोई ये सरफेस है लिक्विड की, ठीक है, इसके ऊपर हमने कोई 2 रेखाएं खींची है, ये फोर्स, ऐसी फोर्स लग रही है जो इसको एक फिल्म का शेप में बना के रख रही है, यानी इसका जो एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। एक एफ इधर लग रहा है और एक एफ इधर लग रहा है इस रेखा के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस लंबाई के, ये जो लंबाई है, ठीक है, एल। अब इस सरफेस के अंदर क्या हुई, 2 लंबाई हुई, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, तो हम इसको 2L भी कह देते हैं, 2L। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल, वेरी गुड। और इसको हम क्या कहते हैं, T। यहां पर ये जो T है इसी का नाम है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/2L। ये एक जनरल सा फॉर्मूला आ गया,
बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया। यहां पर 2L को आप अलग से ना समझे, 2L मींस टोटल लेंथ, ठीक है। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम। डायमेंशन कितनी होगी? ये क्या होगा? एम एल टी माइनस, फोर्स की कितनी होती है? एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल, और ये कितनी हो जाएगी? देयरफॉर एम टी माइनस 2। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है इसकी डायमेंशन भी, हालांकि ये बात मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई है कि ये डायमेंशन इतनी ज़्यादा क्यों पूछी जाती है, इसमें क्या विशेषता है, लेकिन पूछी जाती है तो इसलिए मैं भी आपको बता रहा हूँ कि ये डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना इसको, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई कि प्रस्ताव क्या है, और इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और लिखने वाली डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमारा आता है, दो तरह के बल हैं, एक है ससंजक बल और एक है आसंजक बल, कोहेसिव फोर्स, और दूसरे को हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। तो ये ससंजक बल और आसंजक बल क्या होते हैं, इनको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है। ससंजक बल पहला है टॉपिक, ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? ये देखिए, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसके अपने कुछ पार्टिकल हो सकते हैं, बिल्कुल हर बॉडी के अपने कुछ पार्टिकल होते हैं। जब वो किसी दूसरी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो जो दूसरी सरफेस है उसके भी पार्टिकल होते हैं, ठीक है। यानी दो सरफेस अगर हम कहें, दो बॉडी कहें, दोनों के अपने अपने पार्टिकल हैं। अब यहां पर बात आती है कि जो पहली बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, बिल्कुल ठीक, कोई ना कोई फोर्स लगती है। अगर और दो बॉडी अगर कांटेक्ट में है तो उनके आपस में जो पार्टिकल हैं अलग अलग, उनमें भी कोई ना कोई फोर्स लगती है, ठीक है। तो सेम टाइप के पार्टिकल में लगने वाली जो फोर्स है उसको हम कहते हैं ससंजक बल, ठीक है। वो क्या कहलाता है? ससंजक बल, ससंजक बल, ठीक है। और दूसरा क्या है? आसंजक बल, इसको हम कहते हैं एडिसिव फोर्स। ये होता है एडिसिव फोर्स। तो सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स को ससंजक बल, और अलग अलग टाइप के पार्टिकल के बीच में लगने वाली फोर्स को आसंजक बल यानी एडिसिव फोर्स। तो इसको क्या कहते हैं? समान कणों के बीच लगने वाली फोर्स, लगने वाला बल। ये समान कणों के बीच लगने वाला बल है। ये विभिन्न कणों के बीच यानी अलग अलग टाइप के बीच लगने वाला बल। यहीं से फिर आपको एक एग्जाम्पल समझ में आएगा। इन्हीं से, ये अगर आपने क्लियर कर ली तो इन्हीं से आपको एक एग्जाम्पल समझ में आएगा जो आपने काफी सुना होगा। वो है कि जब पानी में हम हाथ डालते हैं तो हमारा हाथ भीग जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम मरकरी यानी पारा, मरकरी जो होता है, जब उसके अंदर हाथ डालते हैं तो वो नहीं भीगता है। इसका क्या कारण है? देखिए, बहुत सिंपल सा कारण है। आपने पानी में हाथ डाला, ठीक है, तो वहां पानी के कुछ पार्टिकल हैं, उनमें आपस में कोई फोर्स लग रही है, ठीक, नंबर 1। दूसरी बात, पानी और आपका जो हाथ है उनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है, नंबर 2 बात। दोनों बात समझ में आ गई। यानी पानी में और एक है आपका हाथ, ठीक है। पानी के जो पार्टिकल हैं इनमें कौन सी फोर्स लग रही है? इसमें लग रही है ससंजक बल, बिल्कुल ठीक। और हाथ और पानी के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है? उसका नाम है आसंजक बल। बिल्कुल क्लियर बात हो गई, ठीक है।
अब यहां कहीं पर भी इन जनरल कौन जीतेगा? जो स्ट्रांग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाथ और पानी के बीच में लगने वाला बल, जिसका नाम है आसंजक बल, एडिसिव फोर्स, वो ज्यादा स्ट्रांग है पानी के अपने पार्टिकल के बीच में लगने वाले ससंजक बल के मुकाबले। इसलिए पानी हाथ से चिपक जाता है। ठीक, क्लियर होगी बात एकदम। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो मरकरी में हाथ डालते हैं हम, तब वहां पर नहीं भीगता है। तो जो मरकरी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में जो फोर्स लगती है उसका नाम कौन सा है? ससंजक बल। वो ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर। किससे? किसके मुकाबले? हमारे हाथ और मरकरी के पार्टिकल के बीच में लगने वाले आसंजक बल के मुकाबले। ठीक है, तो जो स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। इसका मतलब कौन है स्ट्रांग? जो मरकरी के बीच पार्टिकल हैं उनके बीच में लगने वाला ससंजक बल। इसीलिए मरकरी हमारे हाथ से नहीं चिपकता है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गए, दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब बहुत सारी सरफेस आपने देखी होंगी पूरे यूनिवर्स के अंदर। सबसे ज्यादा शेप कौन सी पाई जाती है पूरे यूनिवर्स में? जल्दी से बताएं, कौन सी सरफेस पाई जाती, कौन सी शेप पाई जाती है पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा? ठीक है, बिल्कुल सही। कौन सी? स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि स्फेरिकल शेप का जो एरिया है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो सरफेस टेंशन के कारण हर वस्तु अपने एरिया को कम करना चाहती है, तो इसीलिए ज्यादातर शेप आपको स्फेरिकल मिलती हैं। ठीक है ना, ज्यादातर शेप आप कहीं भी देख लें। आप मान लेते हैं आपने कोई लेड देखा होगा, लेड लिया, उसके आपने छर्रे जब बनाते हो तो वो भी अपना आप कैसे बन जाते हैं? राउंड शेप के। वो भी क्यों बन जाते हैं? स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि स्फेरिकल क्या है? सरफेस टेंशन के कारण बनते हैं और स्फेरिकल शेप का सबसे कम एरिया होता है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप को ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिनमें से आपने देखा होगा कि सिंपल पानी का जो बबल है वो बड़ा नहीं बन सकता। अगर उसमें साबुन मिला दिया जाए, यानी सोप मिला दिया जाए, तो उसका जो बबल है वो बड़ा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल पानी का जो प्रस्तनाव है वो ज़्यादा होता है और साबुन मिलाने के बाद उसका प्रस्तनाव कम हो जाता है। ठीक है, तो प्रस्तनाव कम होने के कारण उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ने से ही, क्योंकि जब जो पानी के अंदर आप कपड़े जब धुलते हो या कोई भी चीज़ धुलते हो तो उसमें आप क्या करते हो? सिंपल पानी में धुलते हो? नहीं, आप उसको साबुन से धुलते हो। तो साबुन मिलाने का मेन पर्पज क्या है? क्योंकि कपड़ा जो धुलता है वो तो पानी से धुलता है मेनली। साबुन मिलाने का पर्पज सिर्फ इतना होता है क्योंकि सिंपल पानी का जो प्रस्तनाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करना चाहता है, तो कपड़े के अंदर दूर दूर तक नहीं जा पाता वो। और जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं कपड़े के अंदर, जब दूर दूर तक पानी अंदर तक, यानी जो रेशा है उसका वहां तक नहीं पहुंचेगा, तो अपने साथ जो पानी है उस डस्ट को अपने साथ खींच करके नहीं ला पाता है। तो हम क्या करते हैं? उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए उसके अंदर साबुन मिला देते हैं, सोप मिला देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा? उसका जो सरफेस टेंशन है यानी प्रस्तनाव वो कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा कम होने से क्या होगा? वो पानी फैल जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब वो कपड़े के रेशे रेशे तक पहुंचेगा और जब वापस आएगा पानी तो अपने साथ डस्ट पार्टिकल को लेकर के आएगा और आप क्या कहेंगे कि कपड़ा धुल गया। ठीक है, तो इस तरह से, इस कारण से हम साबुन को उसके अंदर मिलाते हैं। तो आई थिंक ये सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास जिसका नाम है पृष्ठ ऊर्जा। द्रव की पृष्ठ ऊर्जा। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड है उसकी जो सरफेस एनर्जी है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकेला खुद भी आ जाता है 2 नंबर में, कई बार देखा गया है। मान लेते हैं कि ये कोई एक वायर है। ठीक है, ये एक वायर है। एक वायर आपने यहां पर ले लिया। ये जो वायर है ये वाला है ना, ये मूवेबल है, यानी ऊपर नीचे ऑटोमेटिकली चल सकता है ये अपने आप। अब हमने क्या किया? इसको लिया, समझे आप,
यहां से पकड़ा इस पूरे सिस्टम को और हमने किसमें, साबुन के घोल में डाला और निकाल लिया। क्या होगा, यहां पर एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है ना, यहां पर एक फिल्म बनेगी। अब ध्यान से समझना इस बात को। अब क्या होगा, ये जो ये वाला है, ये जो वायर है, ये जरूरी नहीं हॉरिजॉन्टल हो, ये वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है ये, क्योंकि ये तो बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो अब आप बताएं सोच करके कि ये जो वायर है अगर हमने इसको फ्री छोड़ दें, क्योंकि ये मूवेबल है ऑटोमेटिक, तो ये इधर की तरफ को चलने की कोशिश करेगा या इधर की तरफ को चलने की कोशिश करेगा, बताएं। चलिए ठीक है, ये क्या होगा, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, यहां पर जो फिल्म बनी है वो सरफेस टेंशन के कारण कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करने की कोशिश करेगी। तो उससे क्या होगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये इधर की तरफ को फैलेगा, यानी अपना जो एरिया है उसको कम करने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं इनिशियली यहां पर था, स्टार्टिंग में यहां पर था और ये यहां तक चला जाएगा। अगर हम इसको फ्री छोड़ देंगे, फोर्स लगेगी और ये यहां तक चला जाएगा, तो हमें एक फोर्स लगानी होगी, वर्क करना होगा इसको यहीं पर बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये अपना आप नहीं रुकेगा, हमें रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रोकना पड़ेगा इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, यानी ये जो गैप होता, जितना ये कवर कर, जितना क्षेत्रफल कम करने के लिए ये वायर ऊपर या नीचे होता, ऊपर की तरफ को होता, यानी क्षेत्रफल कम करता, मान लेते हैं वो डेल्टा एक्स होता वो डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो वर्क हमने किया इसके अंदर, इसको सरफेस को उसी क्षेत्रफल में बनाए रखने के लिए, यही इसके अंदर स्टोर हो जाता है एज ए सरफेस एनर्जी, इसी को हम कहते हैं पृष्ठ ऊर्जा। ये इसके अंदर पृष्ठ ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये जो पृष्ठ ऊर्जा है इसी को हमें निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या करें हम कि इसमें जो हमने वर्क किया है वो निकाल लिया जाए, फोर्स निकाल लिया, वर्क निकाल लिया जाए, यानी जो कार्य किया है वो निकाल लिया जाए। तो कार्य इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहां पर, डेल्टा एक्स। ठीक है, फोर्स हमने एफ लगाई और डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हो उसको। अब चूंकि अगर इसका सरफेस टेंशन, जो भी इसके अंदर लिक्विड है उस या फिल्म है, उसका सरफेस टेंशन T है, तो T इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन 2L। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इंटू 2L। इसको आप F ही लिख लो, चाहे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू T इंटू 2L। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर। अब जरा देखो ये क्या हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या हुआ ये क्षेत्रफल। अब यहां पे भी बात है, ये क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, ये चेंज है कि कितना चेंज होगा इसके अंदर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। तो ये जब हम एरिया बनाएंगे तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी चेंज इन एरिया होना चाहिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हुआ है वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ए लिखेंगे, W इज इक्वल टू डेल्टा T इंटू डेल्टा ए। यही हमारी सरफेस एनर्जी है या पृष्ठ ऊर्जा, इसी को हम पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो देखा कितने आसानी से फॉर्मूला निकल के आ गया, बहुत आसानी से। ये चीज आपको लिखनी है जो मैंने बोली है, ये लिखेंगे बीच में और उसके बाद ये फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे, दैट्स ऑल। ठीक, अब यहां पर एक चीज और समझनी है इसी फॉर्मूले को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहां पर जो समझने की चीज है वो ये है कि यहां पर मैंने ए नहीं लिखा है, डेल्टा ए लिखा है। तो इस डेल्टा ए का मीनिंग क्या है, डेल्टा ए का मीनिंग है चेंज इन एरिया। ठीक, चेंज इन एरिया का मीनिंग क्या हुआ, ये चेंज इन एरिया कैसे हुआ। मान लेते हैं कि आपको किसी ने कहा कि एक बड़ी बूंद है, ठीक है, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, एक लिक्विड ड्रॉप है बड़ी। अब उसको आपने फव्वारे से, है ना, उसको ब्रेक कर दिया, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया। छोटी छोटी जब बूंदों में तोड़ा तो क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ा या घटा, या कोई चेंज नहीं हुआ, बढ़ेगा, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी सरफेस, मान लेते हैं ये बड़ी बूंद थी तो ये इसका सरफेस एरिया है। ठीक है, अभी छोटी छोटी, तो वो जो अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा था हमें
सरफेस वो भी दिखाई देने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जो सरफेस एरिया बढ़ा है पहली में से और दूसरी दोनों में से माइनस करने के बाद जो आया वो सरफेस एरिया यानी चेंज इन सरफेस एरिया वो है ये डेल्टा ए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि डेल्टा ए को चेंज इन सरफेस एरिया लेना है। दूसरी बात, अब यहां पर सरफेस आपको 3 टाइप की मिल सकती हैं। इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे तो सरफेस भी 3 तरह की हो सकती है। पहली सरफेस हो सकती है लिक्विड ड्रॉप की, ठीक है। दूसरी सरफेस हो सकती है एयर बबल की, एयर बबल मींस वायु का बुलबुला। तीसरी हो सकती है सोप बबल, सोप बबल साबुन से बना हुआ जो बुलबुला है। ये 3 अलग अलग चीज हो गई। कौन कौन सी हुई, नंबर 1 लिक्विड ड्रॉप यानी जो बूंद है वो, दूसरा होता है एयर बबल और तीसरा हो सकता है सोप बबल। अब यहां पे समझना है आपको, लिक्विड ड्रॉप इसकी कितनी सरफेस होंगी, कितनी सरफेस होती है लिक्विड ड्रॉप की, एक ही होती है बाहर, बस अंदर थोड़ी है कुछ, एक ही सरफेस है। ठीक है, क्लियर। एयर बबल, अब एयर बबल और सोप बबल में हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, वो कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। एयर बबल कौन सा होता है, आप एक किसी जैसे आपके पास बॉटल है उसके अंदर आपने पानी भर दिया या ऑयल ले लिया और उसको हिला दें, हिलाने के बाद अंदर बबल बन जाते हैं पानी के अंदर ही, है ना, वो एयर बबल है। उसकी कितनी सरफेस है, केवल अंदर की एक ही तो सरफेस है, बाहर तो उसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो एक सरफेस एयर बबल की भी एक सरफेस हो गई। अब आता है सोप बबल। जो सोप बबल बनता है वो आप जैसे हाथ से फुलाते हैं या किसी इस तरह ऐसी चीज से फुलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक बाहर की तरफ सरफेस है और एक अंदर की तरफ भी तो सरफेस है ना, 2 सरफेस होगी। अंदर की तरफ मान लेते हैं अंदर बैठे हैं आप, तो अंदर की तरफ से आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मेरे ऊपर सरफेस है, जो बाहर की तरफ से देख रहा है उसको भी दिखाई दे रहा है कि एक सरफेस ये है। तो सोप बबल में 2 सरफेस हुई, एयर बबल में 1 सरफेस, लिक्विड ड्रॉप में 1 सरफेस। ठीक, अब इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे तो अगर 2 सरफेस वाला है, ठीक है, जैसे सोप बबल या सिंपल फिल्म की बात भी अगर हम करें, इसको एक चीज और ऐड कर लेते हैं, फिल्म, है ना, फिल्म, सोप बबल सोप वाटर से बनी हुई जो फिल्म है, जैसे हमने यहां पे बनाई थी उससे फिल्म, भाई कोई भी वायर ले लें उसको ऐसे रखें निकाल दे तो उसके ऊपर भी तो एक फिल्म बन जाती है। तो फिल्म के अंदर भी 2 सरफेस हो गई, एक इधर से और एक इधर की तरफ से देखें तो दोनों साइड से देखें 2 सरफेस हो गई। तो जिनके अंदर एक सरफेस है वहां पर तो जो डेल्टा ए आएगा उसको एज इट इज रख देना, ठीक है, उतना ही। लेकिन अगर 2 सरफेस वाली आती हैं तो जो भी उसमें डेल्टा ए आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देना, समझे, 2 की मल्टीप्लाई करनी है। क्यों, क्योंकि 2 सरफेस हैं, जो भी आप चेंज निकाल रहे हैं वो एक सरफेस का निकाल रहे हैं और आपको दोनों सरफेस का लेना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ये इसका एक तरह से मूल मंत्र है, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ठीक, तो ये था, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत मैंने बिल्कुल क्लियर करके बता दिया आपको चीज। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेनिस्कस के बारे में समझते हैं पहले कि मेनिस्कस क्या चीज है। देखो, लिक्विड, कोई सा भी लिक्विड ले लें आप, 2 तरह के लिक्विड हो सकते हैं। एक वो होते हैं जो सरफेस से चिपक जाते हैं, ठीक है, एक वो लिक्विड होते हैं जो सरफेस से नहीं चिपकते हैं। ठीक है, तो जो सरफेस से चिपक जाते हैं उनके रुकने का तरीका अलग है और जो सरफेस से नहीं चिपकते हैं उनके रुकने का तरीका अलग है, डिफरेंट। कैसे, मान लेते हैं आपने टेस्ट ट्यूब तो देखी होगी, केमिस्ट्री लैब में जरूर गए होंगे। ये मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब है, चलिए थोड़ी सी तिरछी हो गई, इसको सीधी कर देता हूं। टेस्ट ट्यूब देखी होगी, टेस्ट ट्यूब किसकी होती है, नॉर्मली कांच की। इसके अंदर पानी अगर डालेंगे तो पानी इसकी सरफेस से चिपक जाएगा, यस बिल्कुल चिपक जाएगा। तो पानी को अगर किसी ऐसी बर्तन में डाला जाए जिससे वो चिपक जाए, या कोई भी लिक्विड हो जो ऐसी किसी बर्तन में डाला जाए जिससे वो चिपक जाए, तो जो ऊपर की टॉप की जो सरफेस होती है वो
कॉनकेव होती है, ये ध्यान रखें। ठीक है, जो टॉप वाली सरफेस होगी वो कॉनकेव होती है, उसकी जो शेप होती है वो कॉनकेव। आप कभी भी देखना ध्यान से, आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल फ्लैट होती है, नहीं, फ्लैट नहीं होती है। फ्लैट होती है कहां पर होती है? वो होती है अगर चांदी का जो बर्तन है, ठीक है ना, चांदी का बर्तन है उसके अंदर जो सरफेस है वो फ्लैट होती है, एकदम क्षैतिज जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इनको, एक वो जो चिपक जाते हैं बर्तन से और एक वो बर्तन से नहीं चिपकते हैं। जो बर्तन से चिपक जाते हैं वो उनकी जो सरफेस है वो कॉनकेव यानी अवतल आकार की होती है ऊपर से, और जो नहीं चिपकते हैं उनकी कॉन्वेक्स शेप में होती है। ऐसा कौन सा है जो कॉन्वेक्स शेप में होता है? वो है मरकरी। उसका एक एग्जांपल है मरकरी। मरकरी हमेशा इस तरीके से रुकता है, कॉन्वेक्स शेप में, और कॉनकेव शेप में बाकी जितने भी लिक्विड हैं जो चिपकने वाले हैं वो सभी कॉनकेव शेप में रुकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेनिस्कस। नेक्स्ट इसके बाद एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक आता है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं संपर्क कोण। संपर्क कोण। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट या संपर्क कोण को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, समझें इसको। बहुत सिंपल है वैसे, मैंने बताया भी दो तरह की सरफेस है। एक ऐसी सरफेस है जो कि कॉन्वेक्स शेप में रुकती है, एक ऐसी है जो कॉनकेव में रुकती है। एक ये ले ली हमने सरफेस और एक सरफेस ये ले ली। चलिए, एक सरफेस ये ले ली। ये वो लिक्विड हैं जो इससे कांटेक्ट में आकर के इसको भिगो देते हैं और ये नहीं भिगोते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम एक टेंजेंट खींच लें तो ये जो एंगल बनता है ये थीटा, ये हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, अगर ये ग्लास है, ये कांच की है और ये वाटर है, तो बिटवीन ग्लास एंड वाटर। ठीक, ये हुआ ग्लास, कांच, और ये पानी हो गया, वाटर। तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हुआ यहां से, जहां से इसने ये कॉनकेव शेप बनाई, इसके टेंजेंट, इससे स्पर्श रेखा खींची, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर, यानी संपर्क कोण हुआ ये कांच और पानी के बीच में। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कांच और पानी के लिए ले लें हम, तो इसकी वैल्यू होती है थीटा अप्रोक्सीमेट 8 डिग्री के आसपास होती है इसकी वैल्यू, ऑलमोस्ट 8 डिग्री। दूसरा है ये मरकरी, मान लेते हैं ये मरकरी लिया आपने, तो मरकरी में भी अगर हमने एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची और एक ये चल रही थी, जैसे इधर की तरफ ये थी, तो इसके बीच में क्या होगा, ये जो इसको ऐसे खींचे आप, ये हुआ मरकरी। चलिए, ये Hg मरकरी है, आपने ये एक स्पर्श रेखा खींची और ये इसको भी एक ही डायरेक्शन में लेना है, जैसे उसमें लिया उसी डायरेक्शन में लेना है। तो ये जो एंगल बना थीटा, ये जो थीटा बना, ये एंगल हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, अगर ये ग्लास है और ये मरकरी है, यानी ये कांच है, ग्लास, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मरकरी एंड ग्लास, इसकी वैल्यू होती है थीटा अप्रोक्सीमेट 135 डिग्री। इसकी वैल्यू लगभग 135 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये था ग्लास और मरकरी के बीच में संपर्क कोण, और ये था पानी और कांच के बीच में संपर्क कोण लगभग। तो आप देख रहे हैं कि ऐसी जितनी भी वस्तुएं हैं जिनसे पानी चिपक जाता है या जो लिक्विड चिपक जाते हैं किसी सरफेस से, उनका जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, और जो नहीं चिपकते हैं उनका ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, और सिल्वर के लिए 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी वो फ्लैट होता है बिल्कुल। क्लियर, ये भी बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा, जिसको हम कहते हैं कैपिलरिटी।
अब ये कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरिटी को समझने के लिए एक उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहेंगे, पहले वही लिख लेते हैं, कैपिलरिटी यानी केशिकात्व। कैपिलरिटी, ठीक है। कैपिलरिटी को समझने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक समझना होगा जिसका नाम है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब क्या चीज है? कैपिलरी ट्यूब, अब पहले मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि कैपिलरी ट्यूब क्या कही जाती है, किसको कहा जाता है नॉर्मल वे में। कैपिलरी ट्यूब उसको कहा जाता है जो लंबाई में बहुत ज्यादा हो और जिसका रेडियस बहुत कम हो, यानी ऐसी कोई ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम हो और लंबाई बहुत ज्यादा हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब या केश नली। अभी जो केश नली या कैपिलरी ट्यूब है, सिर्फ इतना कह देने से कि बहुत लंबी हो और उसका रेडियस बहुत कम हो, कैपिलरी ट्यूब कहलाती है। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि हर एक के लिए पैरामीटर अलग अलग हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 1 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंबाई, और रेडियस उसका मैं कहूँ कि मेरे लिए तो 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा रेडियस है। दूसरा कह सकता है कि नहीं, मेरे लिए तो 1 इंच बहुत छोटा रेडियस है और 2 मीटर लंबाई बहुत छोटी बहुत बड़ी लंबाई है। तो इसमें थोड़ा मिसकन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 बात कह करके कि लंबाई बहुत ज़्यादा और रेडियस बहुत कम हो, ऐसी किसी नली को केश नली कहते हैं हम, काफ़ी नहीं होगा। इसके लिए एक बात और हमें ऐड करनी होगी। वो क्या है? मान लेते हैं कि ये ट्यूब है, ठीक है, कोई भी ट्यूब है। जब हम इसको किसी लिक्विड में रखते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर एक्चुअल में, चूंकि दोनों साइड से खुली हुई है ये, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो यहां तक आना चाहिए, वाटर लेवल तक, जो बाकी वाटर लेवल है वहां तक आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये इस वाटर लेवल से भी ऊपर तक चला जाता है, इससे ऊपर तक चढ़ जाता है ये, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी ट्यूब में ही हो सकता है जो कैपिलरी ट्यूब हो, यानी जिसके अंदर केशिकात्व का गुण हो। केशिकात्व क्या है? एक गुण है, एक तरह का, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये बिना किसी, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं कि हमने से नीचे से रोक दिया है इसको या कहीं से रोक दिया है वाटर को, और ये उस लेवल से ऊपर तक चला जाता है जो बाहर का लेवल है उससे भी ऊपर तक चला जाता है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये लेवल ऊपर कैसे चला गया। तो ये कैपिलरी ट्यूब यानी जिसके अंदर ऐसा होता है कि ये नॉर्मल से ऊपर की तरफ को चला जाए लिक्विड, उसको हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब इसको यहां पर इस ट्यूब को, ये तो समझ गए आप कैपिलरी ट्यूब यानी केश नली क्या होती है। अब इस केश नली को थोड़ा सा अंदर की तरफ को डालें तो ये लिक्विड और ऊपर को चढ़ेगा, ठीक है, और इसको बाहर की तरफ को निकालें तो ये लिक्विड नीचे की तरफ को चला जाएगा। तो इस तरह से लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना नॉर्मल लेवल से, इसको हम कहते हैं केशिकात्व, ठीक है। ये केशिकात्व या कैपिलरिटी कहलाता है। तो आई थिंक कैपिलरिटी भी क्लियर हो गया आपको, और कैपिलरी ट्यूब क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। अब इसका रीजन जानेंगे कि इसका कारण क्या है, कैपिलरी एक्शन होता क्यों है ये, और इसका एक फॉर्मूला भी निकलेगा, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन होता क्यों है इसको समझते हैं। हालांकि मरकरी के लिए उल्टा होता है। मरकरी में लिक्विड यानी मरकरी नॉर्मल जो लेवल है बाहर का उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे की तरफ को रहता है, बाकी जो लिक्विड है उसमें ऊपर की तरफ को जाता है। मान लेते हैं कि ये कोई लिक्विड है और उसके अंदर ये कोई कैपिलरी ट्यूब रखी हुई है, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि ये लिक्विड नॉर्मल से ऊपर की तरफ को चला गया, मान लेते हैं h ऊंचाई तक ऊपर चला गया ये नॉर्मल से। अब ये ऊपर गया तो इसका रीजन क्या है, पहले तो ये समझेंगे और उसके बाद इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो पहले ये समझें कि ये ऊपर तक कैसे गया। देखिए, जैसे ही हम इस ट्यूब को इस लिक्विड के अंदर डालते हैं, उससे पहले ये समझें यहां पर प्रेशर कितना है, मान लेते हैं P इसका प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, ये P है, और इस लिक्विड के ठीक नीचे भी P ही होगा, ठीक। अब जैसे ही हमने इस ट्यूब को डाला तो यहां पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, वो प्रेशर कम हो जाता है। जितना प्रेशर बाहर है उससे प्रेशर कम हो जाता है यहां पर। और कितना प्रेशर कम होता है, वो कम होता है
2T अपॉन आर कम हो जाता है, 2T अपॉन आर। तो टोटल जो प्रेशर यहां पर रह गया वो रह गया P माइनस 2T अपॉन आर। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले प्रेशर P था और इतना कम हो गया, तो इतना कम होने से प्रेशर कितना बचा यहां पर, P माइनस 2T अपॉन आर। यहां पर ध्यान दें कि T वही है सरफेस टेंशन प्रस्तनाव, और R क्या है, R ये जो केश नली है इसके अंदर जो लिक्विड रुका हुआ है इसकी वक्रता त्रिज्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये दिखाई दे गया कि यहां पर जो प्रेशर है वो कम हो गया। ठीक, और हर वस्तु क्या चाहती है कि जहां प्रेशर कम हो वहां पर हमें चलना चाहिए, हर कोई चाहता है कम प्रेशर की तरफ को चलना। तो ये जो लिक्विड है ये इस प्रेशर को जो कम हुआ है उसको पूरा करने के लिए इसके इधर की तरफ को आएगा, और इधर की तरफ को उसका क्या होगा, उसको मौका मिलेगा इस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ को चलने का। तो वो लिक्विड इसके अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है, और कब तक चलता है, जब तक कि ये जो प्रेशर है वो नॉर्मल ना हो जाए, जितना प्रेशर पहले था उतना ही प्रेशर ना हो जाए, तब तक ये लिक्विड इसके अंदर चढ़ता चला जाता है। सपोज कि इस प्रोसेस में जो लिक्विड है वो H ऊंचाई तक चढ़ जाता है। ठीक है, ये H ऊंचाई तक चढ़ जाता है। अब हमें यही निकालना है कि ये H ऊंचाई तक या कोई लिक्विड कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करते हैं कि कितना, हमें पता है कितना प्रेशर होगा, H रो G इज इक्वल टू कितना होगा, 2T अपॉन आर। जो प्रेशर इक्वलाइज करना है वो किसके इक्वल करना है, 2T अपॉन आर के, और प्रेशर कितना होता है, H रो G। अगर इसका जो घनत्व है वो रो है और ये जो ऊंचाई है वो H है, तब P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H रो G इज इक्वल टू, यानी P की वैल्यू H रो G हो जाएगी, और ये किसके इक्वल होगा, 2T अपॉन आर के इक्वल होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि R जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इसको समझें आप, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके बना रहा हूं। ये है सरफेस, ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो सरफेस है ये, इसको अगर हम कंप्लीट सर्किल बनाएं या एक गोला बनाएं तो उसका जो केंद्र होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस रेडियस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो है ये क्या है, ये ट्यूब का रेडियस है। स्मॉल आर क्या है, ट्यूब का रेडियस, ये भी थीटा होगा फिर। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लें अगर, ठीक है, वैल्यू निकाल ली जाए इसकी तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। आर, क्योंकि आर निकालना बहुत मुश्किल काम है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। ट्यूब का रेडियस निकालना बहुत आसान काम है। तो हम क्या करते हैं कि इस कैपिटल आर को स्मॉल आर के पदों में चेंज कर लेते हैं। स्मॉल आर के पदों में कैसे चेंज करेंगे, देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है, बेस। बेस और हाइपोटेन्यूस में क्या चलता है, कॉस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये इसको जरा सही से लिख लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर की वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको। इसको अब यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, H रो G इज इक्वल टू 2T अपॉन आर अपॉन कॉस थीटा। तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2T कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो और G। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि H इज इक्वल टू 2T कॉस थीटा अपॉन आर रो G। ठीक, इस फॉर्मूले से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक का आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी डिटेल में आपको ये चीज बताई है, तो आप अच्छे से इसको समझ लें। अपने साथियों से भी कहीं जिन्होंने ना देखा हो वो भी इसको फिर से दोबारा से चेक कर सकते हैं, और अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट, इससे आगे का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।